बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and welcome back to the Oriental Public School online teaching platform. Class 10th once again आपके लिए बायोलॉजी क्लास रिकॉर्ड हो रही है और आज हमारा है लेक्चर नंबर 3 और आज का टॉपिक है एयर पैसेज वे। एयर पैसेज वे क्या है? एयर पैसेज वे को हम डिफाइन कर सकते हैं कि द pathway or the path through which the air moves in and out of the lungs. Air passageway क्या है? Air passageway a path through which air moves in and out of the lungs is called air passageway. वो रास्ता कि जिसके ज़रिए हवा लंग्स के अंदर जाती है और लंग से बाहर गुजरती है, इसको कहा जाता है एयर पैसेजवे। एयर पैसेजवे में आप क्या सीखेंगे? तो इसका जवाब है कि एयर पैसेजवे में आप एयर पैसेजवे में आने वाले मुख्तलिफ़ किस्म के ऑर्गन सीखेंगे कि एयर पैसेजवे में कौन कौन से ऑर्गन्स मौजूद हैं और इन ऑर्गन्स का क्या काम है या एयर को यहाँ पे कैसे ट्रीट किया जाता है। ये तमाम चीज़ें आप सीखेंगे। ठीक है जी। तो एयर पैसेजवे को हम शुरू करते हैं एक्सटर्नल नॉस्ट्रल से, या हम नोज से हम शुरू करते हैं। हम स्टार्ट नोज से ले लेते हैं। नोज, सांस लेने के लिए हम दो रास्तों का इस्तेमाल कर सकते हैं, या हम जनरली सांस लेते हैं नोज़ के ज़रिए, यानी मैं जब सांस लेता हूं तो हवा नोज़ के ज़रिए दाखिल होती है, वो पहुंचती है फेरिंग्स में और फेरिंग्स से फिर लंग्स में पहुंचती है। दूसरा रास्ता हवा के लिए है कि मैं अपने नोज़ को अगर बंद कर लूँ तो मैं सांस मुंह से भी ले सकता हूँ। मैं सांस मुंह से भी ले सकता हूँ क्योंकि मुंह से भी हवा डायरेक्टली फेरिंग्स के अंदर जाएगी और फेरिंग्स से आगे लंग्स तक पहुँचेगी। लेकिन सबसे बेहतरीन तरीका, जो सबसे सेफ़ तरीका है सांस लेने का, वो बेहतर है कि हम नोज़ से सांस ले लें। ठीक है जी। माउथ से सांस लेंगे तो वहाँ पे एयर की इतनी ज़्यादा ट्रीटमेंट नहीं होती, फिल्ट्रेशन नहीं होती। नोज़ से सांस लेना ज़्यादा बेहतर है क्योंकि यहाँ पे एयर की ट्रीटमेंट होती है। कैसे ट्रीटमेंट होती है वो इस टॉपिक में इंशाल्लाह आप सीख लेंगे। ठीक है जी। पहला पार्ट हमारा है नोज़ एंड नेज़ल कैविटी। नोज़ एंड नेज़ल कैविटी, ये आपका पहला पार्ट है। ये है नोज़ और यहाँ पे आपके पास एक कैविटी मौजूद है, चैम्बर मौजूद है, इसको नेज़ल कैविटी कहा जाता है। यहाँ पे नोज़ के अंदर आपके पास ये दो आउटलेट्स हैं, इसको कहा जाता है एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स, इसको हम कहते हैं एक्सटर्नल नेर्व्स भी कहा जाता है या एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल भी कहते हैं। एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स के ज़रिए हवा नोज़ में दाखिल हो जाती है, फिर यहाँ पे पहुँचती है, इसको नेज़ल कैविटी कहा जाता है। नेज़ल कैविटी से हवा आगे फेरिंग्स में पहुंचती है। अब यहाँ पे हम सीखेंगे कि नोज़ और नेज़ल कैविटी के अंदर हवा की ट्रीटमेंट कैसे होती है। ठीक है जी। नोज़ के अंदर या यहाँ पे नॉस्ट्रिल्स के अंदर मौजूद होते हैं सिलिया। क्या मौजूद हैं? सिलिया मौजूद हैं, यानी बारीक बारीक से हेयर्स मौजूद हैं। ठीक है जी। और ऊपर यहाँ पे आपके पास नेज़ल कैविटी के अंदर एक म्यूकस मेम्ब्रेन मौजूद है। राइट। यहाँ पे आपके पास एक तो सिलिया मौजूद है, दूसरा म्यूकस मेम्ब्रेन मौजूद है। सिलिया यहाँ पे मौजूद है, इधर बारीक बारीक हेयर मौजूद हैं, जबकि यहाँ पे आपके पास एक मेम्ब्रेन है जिसको हम कहते हैं म्यूकस मेम्ब्रेन, वो हर वक्त मॉइस्ट रहता है। यहाँ पे हवा के साथ जो चीज़ें ऐड की जाती है या हवा से जो चीज़ें हटाई जाती हैं वो ये है। सबसे पहले हवा की फिल्ट्रेशन यहाँ पे होती है। यहाँ पे पहला क्या काम होता है? फिल्ट्रेशन होता है। डस्ट पार्टिकल अगर कोई हवा में मौजूद है तो नेज़ल सिलिया उसको ट्रैप कर लेते हैं और साफ हवा आगे चली जाती है म्यूकस मेम्ब्रेन या नेज़ल कैविटी की तरफ। नेज़ल कैविटी में हवा के साथ नंबर 1 मॉइस्चर ऐड किया जाता है। यहाँ इसके साथ मॉइस्चर को ऐड किया जाता है और हवा को थोड़ा सा गर्म किया जाता है। अगर हवा बाहर से आ रही है और वो ठंडी है तो उसको
थोड़ा सा गर्म किया जाता है। कैसे गर्म किया जाता है? क्योंकि ये जगह गर्म होती है, बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो यहाँ पर टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड है, बाहर से एयर आ रही है, उसका टेम्परेचर अगर 37 से कम है तो वो ठंडा होगा। यहाँ पे आ जाता है तो इसके साथ टेम्परेचर और मॉइस्चर मिल जाता है और उसकी ट्रीटमेंट हो जाती है, डस्ट पार्टिकल उससे फिल्टर हो जाते हैं, हवा साफ़ हो जाती है। ठीक है जी, तो यहाँ पे इसकी ट्रीटमेंट होती है। नोज़ और नेज़ल कैविटी के अंदर क्या होता है? नोज़ और नेज़ल कैविटी के अंदर नंबर 1 हवा की फिल्ट्रेशन होती है, हवा के साथ मॉइस्चर को मिलाया जाता है, क्योंकि म्यूकस मेम्ब्रेन एक मॉइस्चर प्रोड्यूस करता है, म्यूकस प्रोड्यूस करता है, वो म्यूकस हवा के साथ शामिल हो जाता है। और अगर हवा के अंदर कोई स्मेल मौजूद है, स्मेल, तो यहाँ नेज़ल कैविटी के अंदर स्मेल सेंसिटिव सेल्स होते हैं, वो स्मेल सेंसिटिव सेल्स हवा में मौजूद स्मेल को भी डिटेक्ट करते हैं। अगर हवा की स्मेल ख़राब है, हवा ख़राब है, तो भी नोज़ के अंदर उसका पता चल जाता है कि ये हवा ठीक नहीं है, तो ऑर्गेनिज़म या तो अपने नाक को बंद कर लेगा या वो जगह छोड़ जाएगा और किसी साफ़ हवा की तरफ चला जाता है। राइट, इसके बाद दूसरा पार्ट है, दूसरे पार्ट को हम कहते हैं फेरिंक्स। फेरिंक्स दूसरा पार्ट है जिसको हम कहते हैं हलक। यहाँ पे हवा दाखिल हो जाती है नेज़ल कैविटी से या नोज़ से दाखिल हो जाती है। यहाँ पे माउथ के ज़रिए भी अगर दाखिल होती है तो फेरिंक्स में आती है, और अगर नोज़ के ज़रिए भी दाखिल होती है तो फेरिंक्स में आती है। फेरिंक्स में हवा की कुछ ख़ास ट्रीटमेंट नहीं होती। यहाँ पे 2 ऑर्गन्स मौजूद हैं, एक को कहा जाता है टॉन्सल्स और दूसरे को कहा जाता है एडिनाइड्स। ये टॉन्सल्स और एडिनाइड्स जो हैं ये लिम्फेटिक सिस्टम के ऑर्गन होते हैं। लिम्फेटिक सिस्टम के ऑर्गन है। लिम्फेटिक सिस्टम आपके बॉडी के अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम के साथ पैरेलल एक सिस्टम है, वो इंशाल्लाह आप नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ेंगे। राइट, यहाँ पे उसके लिए टाइम नहीं है कि मैं लिम्फेटिक सिस्टम को एक्सप्लेन करूँ। आपने सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ा हुआ है, ये उसके साथ पैरेलली एक दूसरा सिस्टम का काम करता है जिसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के वेसल्स मौजूद होते हैं और दूसरे स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं। ये टॉन्सल्स और एडिनाइड्स आपके हलक के पास मौजूद होते हैं। इनका काम है टू ट्रैप जर्म्स। इनका क्या काम है? ट्रैप जर्म्स। आपके एयर के अंदर कोई जर्म्स अगर मौजूद है तो ये उस जर्म्स को ट्रैप कर सकता है। ठीक है जी, इसी तरह हवा डस्ट पार्टिकल से भी क्लियर हो जाती हैं और जर्म से भी क्लियर हो जाती हैं। राइट, इसके बाद हवा दाखिल होती है नेक्स्ट पार्ट में, उसको कहा जाता है लेरिंग्स। तीसरा पार्ट कौन सा है? लेरिंग्स। लेरिंग्स को हम दूसरा नाम भी कहते हैं साउंड बॉक्स। यहाँ पे आवाज़ प्रोड्यूस होती है। क्या प्रोड्यूस हो रहा है? आवाज़ प्रोड्यूस हो रही है। यहाँ पे जब मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे अपनी उंगली रख दूँ तो यहाँ पे मुझे वाइब्रेशन फील होती है। आप लोग भी जब बातें करते हैं और यहाँ पे अपनी उंगली रख ले तो आपको यहाँ पे वाइब्रेशन फील होती है। यहाँ पे 2 कॉर्ड्स लगे होते हैं, उसको वोकल कॉर्ड्स कहा जाता है। उस वोकल कॉर्ड से जब हवा गुजरती है तो वो वाइब्रेशन करता है और उसी वाइब्रेशन से आवाज़ प्रोड्यूस होती है। तो बॉडी में आवाज़ पैदा करने वाले ऑर्गन को क्या कहा जाता है? उसका नाम है लैरिंक्स या उसको कहा जाता है साउंड बॉक्स। ठीक है जी, बॉडी के अंदर आवाज़ पैदा करने वाले ऑर्गन को लैरिंक्स या साउंड बॉक्स कहा जाता है। आवाज़ कैसे पैदा होती है? लैरिंक्स या साउंड बॉक्स के अंदर 2 फ्लैप्स होते हैं, 2 कॉर्ड्स होते हैं, उसको वोकल कॉर्ड्स कहा जाता है। उस वोकल कॉर्ड से जब हवा गुजरती है तो वो वाइब्रेट होता है और उसी वाइब्रेशन से साउंड प्रोड्यूस होता है और उसी साउंड को फिर हमारे माउथ के अंदर टीथ, टंग और लिप्स स्पीच में कन्वर्ट करते हैं और हम बोलते हैं। ठीक है जी, लैरिंक्स के माउथ को कहा जाता है, यानी ऊपर वाला हिस्सा, इसको कहा जाता है ग्लोटस। यहाँ पे क्या होता है? इसको ग्लोटस कहते हैं। यहाँ ऊपर वाला हिस्सा आप डायग्राम में देख लें, ये ऊपर वाला हिस्सा, इसको कहा जाता है ग्लोटस। राइट, ग्लोटस के ऊपर एक लिड मौजूद होता है। इस ग्लोटस के ऊपर यहाँ पे एक लिड मौजूद है। ग्लोटस is covered with a lid। ग्लोटस के ऊपर एक लिड मौजूद होता है और उसको क्या कहा जाता है? उसका नाम है एपिग्लोटस।
उसको एपिग्लोटस कहा जाता है। अब एपिग्लोटस क्या है? एपिग्लोटस आपके पास वो स्ट्रक्चर है जो ग्लोटस को बंद करता है। काम इसका क्या है देखें, जब यहाँ पे हमारे पास इस थ्रोट की तरफ आप देख लें, हमारे पास यहाँ पे दो ऑर्गन्स मौजूद है या दो पाइप मौजूद हैं। एक आपके पास वाइन पाइप है जो बिल्कुल सामने की तरफ मौजूद है, और बिल्कुल इस पाइप के बिल्कुल पीछे एक पाइप मौजूद है, उसको फूड पाइप कहा जाता है। जब हम सांस लेते हैं तो हवा विंड पाइप के अंदर दाखिल होती है, और जब हम पानी पीते हैं और खुराक खाते हैं तो वाइन पाइप फिर बंद होता है और पानी और खुराक फूड पाइप के अंदर दाखिल हो जाता है। इसका मैकेनिज़्म कैसे होता है? इसका मैकेनिज़्म ये होता है कि जब हम स्वॉल्विंग करते हैं, मतलब फूड को हम नगलते हैं या हम वाटर पी रहे होते हैं, तो उस दौरान हमारा एपिग्लोटस ग्लोटस को कवर करता है। एपिग्लोटस क्या काम करता है? ग्लोटस को कवर करता है। ये एक लिड लाइक स्ट्रक्चर होता है। जब आप खुराक को निगल रहे होते हैं, खुराक को अंदर लेकर जा रहे होते हैं, तो ये इस तरह से ग्लोटस को बंद कर देता है। अब खुराक के पार्टिकल ये वाइन पाइप के अंदर नहीं जाते, बल्कि ये पीछे कहाँ पे जाते हैं? फूड पाइप के अंदर चले जाते हैं। और जब हम सांस लेते हैं तो ये पीछे की तरफ चला जाता है, वाइन पाइप खुल जाता है और हवा वाइन पाइप के अंदर चली जाती है। ठीक है जी। दोबारा से देख ले, मैं फिर से बता देता हूँ। लैरिंग्स हमारा साउंड बॉक्स है, इसको हम लैरिंग्स या साउंड बॉक्स कहते हैं। ये हमारे बॉडी के अंदर आवाज़ पैदा करता है। इसके माउथ को ग्लोटस कहा जाता है, और ग्लोटस के ऊपर एक लिड होता है, उसको एपिग्लोटस कहते हैं। एपिग्लोटस का ये काम होता है कि जब हम खुराक खाते हैं या हम पानी पीते हैं तो ये वाइन पाइप को बंद करवा देता है, ताकि वाइन पाइप के अंदर खुराक के पार्टिकल या पानी के ड्रॉपलेट्स अंदर ना जाएं और वो सीधे फूड पाइप में चले जाते हैं। और जब हम सांस लेते हैं तो वाइन पाइप खुल जाता है और हवा वाइन पाइप के अंदर या हवा की नाली के अंदर चली जाती है। और यही वजह है शायद कि हम एक साथ सांस भी नहीं ले सकते और पानी या कुछ खा भी नहीं सकते। जब आप सांस लेंगे तो आप कोई चीज़ को नहीं निगल सकते, और जब आप किसी चीज़ को निगल रहे हैं तो उस दौरान आप सांस नहीं ले सकते। मतलब दोनों काम एक साथ आप नहीं कर सकते, क्योंकि एक पाइप को बंद करना पड़ता है। जब हम खाना खाते हैं या हम पानी पीते हैं तो साउंड बॉक्स या ग्लोटस वाइन पाइप को, एपिग्लोटस वाइन पाइप को बंद करवा देता है। ठीक है जी। इसके बाद हम नेक्स्ट ऑर्गन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट ऑर्गन हमारा है ट्रेकिया। लैरिंग्स के नीचे वाला हिस्सा, यहाँ से लैरिंग्स से जब हम नीचे आते हैं तो नीचे वाला हिस्सा यहाँ से लेकर ये एक स्पेशल कार्टिलेजिनियस रिंग्स का बना होता है। इसके अंदर 16 to 20 सी शेप कार्टिलेजिनियस रिंग होते हैं। इस शेप में कार्टिलेज के बने हुए रिंग होते हैं। कार्टिलेज आप जानते हैं, पुख्तो के तमुंग क्रचे वायु द क्रचिना जोलशवी नरी नरी रिंग्स भी, उसको हम क्या कहते हैं? कार्टिलेजिनियस रिंग्स। और शेप में कैसे होते हैं? पूरे सर्कुलर नहीं होते, बल्कि सी शेप होते हैं। ये सी शेप सर्कुलर रिंग्स को यहाँ पे इस तरह से अरेंज किया जाता है, यहाँ पे पड़े होते हैं, राइट। और ये जो स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं इसको कहा जाता है ट्रेकिया। नंबर्स कितने होते हैं? 16 to 20 हो सकते हैं, राइट। 16 से लेकर 20 तक इसकी तादाद होती है। इसकी शेप होती है सी शेप, पूरे गोल शेप नहीं होते। इसकी वजह क्या होती है? सी शेप का फ़ायदा क्या है? सी शेप का ये फ़ायदा है कि अगर इसके ऊपर कोई प्रेशर आ जाता है तो ये कोलैप्स नहीं होता। मतलब यहाँ से हम प्रेशर डालते हैं, अपने गले के ऊपर प्रेशर डाल देते हैं, तो प्रेशर की वजह से इसमें शॉक एब्जॉर्ब करने की एबिलिटी मौजूद है। ये इस तरह से शॉक को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। इसके लिए मूवमेंट के लिए जगह मौजूद है। अगर ये पूरे इस तरह गोल शेप होते और फिर इसके ऊपर कोई प्रेशर आ जाता है तो ये टूट सकते हैं। अब टूटने की वजह से आपका ट्रेकिया बंद हो सकता था। तो इसको इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि ये शॉक को एब्जॉर्ब कर सकता है और कोलैप्सिंग से बचता है। ये कोलैप्स नहीं हो सकता, ये एयरवे को इस तरह से खुला रखता है, राइट। इसके इंटीरियर साइड पे अंदरूनी साइड पे, यहाँ पे अगर मैं दिखा दूँ, यहाँ के इंटीरियर साइड ये वाला हिस्सा बिल्कुल अंदर की तरफ, यहाँ पे एक मेम्ब्रेन होता है। उस मेम्ब्रेन का नाम है सिलिएटेड एपिथेलियम। क्या है? इसके इंटीरियर पे एक मेम्ब्रेन है, उसका नाम है सिलिएटेड एपिथेलियम। अब सिलिएटेड एपिथेलियम का क्या काम है? याद रख लें, जब हवा नोज़ से दाखिल हो जाती है, फेरिंग से गुजरती है
वॉइस बॉक्स यहाँ से गुजर जाती है और हवा यहाँ पे आ जाती है। तो यहाँ पर हवा की अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होती है। अगर हवा के अंदर बारीक से बारीक भी डस्ट पार्टिकल मौजूद हैं तो वो डस्ट पार्टिकल इन सिलिएटेड एपिथेलियम में फंस जाता है। सिलिएटेड एपिथेलियम में माइक्रोस्कोपिक सिलिया होते हैं, बारीक बारीक से बाल होते हैं, लेकिन वो नज़र नहीं आते, वो माइक्रोस्कोपिक होते हैं। वो कहाँ पे? ये सिलिएटेड एपिथेलियम उन डस्ट पार्टिकल को ट्रैप कर लेता है। जब उसके अंदर डस्ट पार्टिकल ट्रैप हो जाते हैं तो ये सिलिएटेड एपिथेलियम इस तरह से मूवमेंट शुरू कर देता है, लैशिंग शुरू करवा देता है। इस लैशिंग से हमारे थ्रोट में इरिटेशन पैदा होती है, इरिटेशन पैदा होती है, खारिश पैदा होती है, और उसी खारिश से प्रोड्यूस होता है कफ। कफ प्रोड्यूस होता है, और जब हम कफ करते हैं तो यहाँ पे मौजूद जितना भी गंद वगैरह है, डस्ट पार्टिकल ट्रैप हो चुके हैं, वो सारे माउथ के तरफ आ जाते हैं और माउथ से हम इसको बाहर फेंक देते हैं, राइट। तो सिलिएटेड एपिथेलियम हमारे यहाँ पे एयरवेज का क्या है? क्लियरिंग सिस्टम है। ये क्या है? क्लियरिंग सिस्टम है। अगर यहाँ पे कोई चीज़ फंस जाता है तो उसको निकालने के लिए सिलिएटेड एपिथेलियम मौजूद हैं। सिलिएटेड एपिथेलियम के अंदर जब डस्ट पार्टिकल एंटीरियर साइड पे फंस जाते हैं तो ये इस तरह से मूवमेंट शुरू करवा देते हैं, लैशिंग करवाते हैं। इसी लैशिंग से प्रोड्यूस होती है इरिटेशन, उस इरिटेशन से कफ प्रोड्यूस होता है, खांसी पैदा होती है, और खांसने की वजह से यहाँ पे अगर कोई गंद वगैरह मौजूद है तो वो सब माउथ की तरफ आ जाता है, माउथ से हम उसको फेंक देते हैं। इस तरह हमारा एयरवे साफ हो जाता है, राइट। इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ जाते हैं, वो है ब्रांकस। ब्रांकस या उसको कहते हैं ब्रोंकाई। ब्रोंकस सिंगुलर है और ब्रोंकाई प्लूरल है। इधर देख लें, यहाँ से जब हम चेस्ट कैविटी में दाखिल होते हैं तो ये आपके पास ये वाला पाइप दो ब्रांचेस में डिवाइड हो जाता है। एक लंग के अंदर दाखिल होता है, दूसरा दूसरे लंग के अंदर दाखिल होता है। तो इसको कहा जाता है, एक को हम ब्रांकस कहते हैं, दूसरे को ब्रोंकियोल कहा जाता है। याद रख लें, एक को ब्रांकस और दोनों को ब्रांकाई कहा जाता है। एक को ब्रांकस, दोनों को ब्रांकाई कहा जाता है। और इसकी डिज़ाइनिंग समवट सेम है, बिल्कुल ट्रेकिया की तरफ है, लेकिन इसमें एक फ़र्क मौजूद है। यहाँ पर भी कार्टिलेजिनियस रिंग होते हैं, कार्टिलेज के बने हुए रिंग होते हैं, लेकिन यहाँ पे रिंग बिल्कुल इस तरह गोल शेप के हैं, सी शेप नहीं है, बिल्कुल गोल के हैं। उसका डायमीटर यहाँ पे ट्रेकिया के डायमीटर से कम हो जाता है, ठीक है जी। बाकी पूरा चीज़ सेम है। इसका काम ये होता है कि ये एयरवेज को ओपन रखते हैं, यहाँ पे हवा आगे गुजरती है ताकि ये एयरवेज बंद ना हो। तो ये कार्टिलेजिनियस रिंग यहाँ पे मौजूद होते हैं। ये ब्रोंकस या ब्रोंकाई जब लंग्स के अंदर जाते हैं तो ये फर्दर छोटे छोटे ब्रांचेस में डिवाइड हो जाते हैं, छोटे छोटे ब्रांचेस में डिवाइड हो जाते हैं और बिल्कुल बारीक बारीक से पाइप्स बनाते हैं। उसको कहा जाता है ब्रोंकियोल। उसको क्या कहते हैं? उसको ब्रोंकियोल्स कहते हैं। और ब्रोंकियोल्स कैसे बनते हैं? जब ये ब्रोंकाइज नीचे जाते हैं तो ये स्टेप बाय स्टेप ब्रांचेस में डिवाइड होते हैं और इतने बारीक ब्रांचेस में डिवाइड हो जाते हैं कि उसकी डायमीटर 1 mm के बराबर हो जाती है। डायमीटर कितनी होती है? 1 mm के बराबर हो जाती है। यहाँ पे कार्टिलेज नहीं होता, कोई कार्टिलेज, मुकम्मल तौर पे कार्टिलेज ख़त्म हो जाता है, बल्कि इनके वॉल्स के अंदर स्मूथ मसल्स मौजूद होते हैं। यही स्मूथ मसल्स इनकी डायमीटर को कम या ज़्यादा कर सकते हैं, राइट। फिर से देख लें, ब्रोंकस जब नीचे लंग्स के अंदर जाता है तो ये ब्रांचेस में डिवाइड होता है, छोटे छोटे ब्रांचेस में डिवाइड हो जाता है और आखिरकार ये इतने छोटे ब्रांचेस में डिवाइड हो जाता है कि उसके ट्यूब का पूरा इंटरनल डायमीटर 1 mm के बराबर होता है। तो उस ट्यूब को हम कहते हैं ब्रोंकियोल। ब्रोंकियोल के अंदर कार्टिलेजिनियस रिंग्स नहीं होते, ठीक है जी। ब्रोंकस के अंदर कार्टिलेजिनियस रिंग होते हैं, ट्रेकिया के अंदर भी होते हैं, लेकिन ब्रोंकियोल्स के अंदर नहीं होते, राइट। फिर यही ब्रोंकियोल का खात्मा एक स्पेशल स्ट्रक्चर पे होता है। तो हम 7वें पार्ट की तरफ आ जाते हैं, पार्ट नंबर 7। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पार्ट नंबर 7, वो है एल्वियोलाई। सिंगल को हम एल्वेलस कहते हैं और सबको एल्वेलाई कहा जाता है। सिंगल को एल्वेलस कहा जाता है और सबको कलेक्टिवली एल्वेलाई कहा जाता है। इधर देख लें, यहाँ पे जब ब्रोंकियोल्स
प्रोड्यूस हो जाते हैं, तो हर ब्रोंकियोल का ख़ात्मा एक स्पेशल स्ट्रक्चर पे होता है जिसको हम एल्वेलाई कहते हैं। एल्वेलाई को अगर हम अंडर माइक्रोस्कोप देखते हैं तो वो बिल्कुल हमें नज़र आते हैं लाइक अ बंच ऑफ ग्रेप्स, अंगूर का एक गुच्छे की शेप में हमें नज़र आते हैं। यहाँ पे आप देख लें, मैंने इस जगह को यहाँ पे जूम किया हुआ है, बड़ा किया हुआ है, ये वाला पार्ट मैंने बड़ा किया हुआ है। तो यहाँ पे आपके पास इस तरह के स्ट्रक्चर नज़र आते हैं, ये स्ट्रक्चर कहलाते हैं एल्वेलाई या एल्वेलस। यही एल्वेलाई आपके पास है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम की। क्या है? यूनिट्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये रेस्पिरेटरी सिस्टम के यूनिट्स हैं। यहीं पे क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ गैस। यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैस होता है। इसके अंदर होते हैं ब्लड कैपिलरीज। शेप बिल्कुल इसी तरह से है। मैं यहाँ पे इसका डायग्राम बना लेता हूँ। इधर देख लें, ये इसकी इस तरह की शेप होती है, ये इसकी शेप है। यहाँ पे ब्लड कैपिलरीज मौजूद होती है इर्द गिर्द। यहाँ पे ब्लड कैपिलरीज हैं। उस ब्लड कैपिलरीज के अंदर इधर ब्लड होता है। ब्लड बॉडी पार्ट से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर आता है और यहाँ पे होता है। हवा नोज़ में दाखिल होती है, नोज़ से फेरिंग्स में जाती है, फिर ट्रेकिया में आती है, ट्रेकिया से फिर ये गुजरती है ब्रोंकस में, ब्रोंकस से ब्रोंकियोल में और आखिरकार एल्वेलाई में पहुँचती है। यहाँ पे एयर पहुँच जाता है और यहाँ पे फिर एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ आता है और एयर से ऑक्सीजन इधर जाता है। तो ये एल्वेलाई आपके पास लास्ट डेस्टिनेशन है और यहीं पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। ठीक है जी, दिस इज़ योर एयर पैसेज वे। दोबारा से मैं बता देता हूँ, एयर पैसेज वे वो पार्ट है या वो रास्ता है जहाँ पे हवा लंग के अंदर जाती है और लंग से बाहर गुजरती है। डायग्राम की तरफ आ जाएं। हवा या तो आपके नोज़ के तरफ जरिए दाखिल हो सकती है या माउथ के अंदर के ज़रिए दाखिल होती है। नोज़ के अंदर बेहतर है क्योंकि इसकी ट्रीटमेंट होती है। आपने पढ़ा नोज़ के अंदर नेज़ल सिलिया होते हैं और नेज़ल कैविटी मौजूद हैं। यहाँ पे हवा से डस्ट पार्टिकल को हटाया जाता है, हवा के अंदर मॉइस्चराइज़र को ऐड किया जाता है और अगर हवा के अंदर कोई बैड केमिकल या स्मेल मौजूद है तो उसको भी यहीं पे डिटेक्ट किया जाता है। हवा अगर क्लियर है तो हवा अंदर चली जाती है। हवा यहाँ पे दाखिल होती है फेरिंग्स के अंदर। फेरिंग्स के अंदर एडिनाइड्स और टॉन्सल्स होते हैं। ये लिम्फेटिक सिस्टम के ऑर्गन हैं, इनका काम है कि ये जर्म्स को ट्रैप करते हैं। यहाँ से हवा दाखिल होती है ट्रेकिया के अंदर, लेरिंग्स के अंदर दाखिल होती है। लेरिंग्स को हम साउंड बॉक्स कहते हैं। इनका काम है बॉडी के अंदर आवाज़ पैदा करना। इसके इस ऊपर वाले माउथ को ग्लोटस कहा जाता है। ग्लोटस के ऊपर एक छोटा सा लिड होता है, उसको एपिग्लोटस कहते हैं। एपिग्लोटस का काम ये है कि जब हम पानी पीते हैं या खुराक खाते हैं तो ये इस एयरवे को बंद करता है, ग्लोटस को बंद करता है, तो इसके अंदर खुराक के पार्टिकल्स या पानी के ड्रॉप्स अंदर नहीं जा सकते। फिर हवा यहाँ से इधर आ जाती है, इसको ट्रेकिया कहते हैं। ट्रेकिया सी शेप कार्टिलेज का बना होता है। इसके इंटीरियर साइड पे आपके पास एक एपिथेलियल टिश्यू है, उसको हम सिलिएटेड एपिथेलियम कहते हैं। उसका काम होता है कि ये डस्ट पार्टिकल को ट्रैप करवा देता है। फिर लेशिंग करता है, लेशिंग से यहाँ पे इरिटेशन प्रोड्यूस होती है और इरिटेशन से कफ पैदा होता है और उसी कफ से यहाँ पे जो गन मौजूद है वो माउथ में आ जाता है और माउथ से इसको हम बाहर फेंक देते हैं। यहाँ से हवा ब्रोंकस या ब्रोंकाइस के अंदर आती है। ये ट्रेकिया दो ब्रांचेस में डिवाइड हो जाता है, एक लंग में जाता है, दूसरा दूसरे लंग में जाता है। राइट, ब्रोंकस या ब्रोंकाइस भी कार्टिलेजिनस रिंग के बने होते हैं, लेकिन यहाँ पे कार्टिलेजिनस रिंग सी शेप की बजाय बिल्कुल ज़ीरो शेप या ओ शेप में आ जाता है। राइट, ये फर्दर आगे जाते हैं तो डिविजन्स होती है, डिवीजन एंड सब डिविजन्स होती है और आखिरकार छोटे छोटे ट्यूबिंग्स के अंदर डिवाइड हो जाते हैं, जिसका पूरा इंटरनल डायमीटर 1 mm के बराबर होता है। इस ट्यूबिंग से कार्टिलेज ख़त्म हो जाता है, उसके वॉल के अंदर स्मूथ मसल्स आ जाते हैं। इन ट्यूबिंग्स को कहा जाता है ब्रोंकियोल्स। राइट, और फिर हर एक ब्रोंकियोल का ख़ात्मा होता है एक बंच ऑफ ग्रेप्स के शेप वाले स्ट्रक्चर पे, जिसको कहा जाता है एल्वेलस या एल्वेलाइज। और यही एल्वेलाइज आपके पास हैं द यूनिट्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, जहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैस होता है। राइट, दिस इज़ द एंड ऑफ दिस टॉपिक। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में फिर मुलाकात होगी। आपका होमवर्क यही है, डिस्क्राइब ह्यूमन एयर पैसेज वे। राइट, इसको लिखें और हमारे साथ शेयर करें। अल्लाह हाफिज़। अल्लाहुम्मा अंफ़अना बिमा अल्लमतना वअल्लिमना मा यंफ़अुना वज़िदना इल्मा।